हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा का तीसरा चरण से संबंधित जो है जीके जीएस का यह हम सेट लेकर के आए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे वैसे प्रश्नों को जो पिछले दो सक्षमताओं में पूछे गए हैं। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं हम लोग पहले नंबर प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला नंबर प्रश्न को। हमारे स्क्रीन पर जो पहला नंबर सवाल है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, यानी पृथ्वी पर दिन और रात की जो स्थिति होती है वो पृथ्वी के किस गति के कारण होती है। तो पृथ्वी की जो दो गति है, एक जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वार्षिक गति के रूप में भी जानते हैं। दूसरा है पृथ्वी की दैनिक गति, जिसके वजह से दिन और रात की स्थिति में परिवर्तन आता है। अर्थात इस पहले नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि पृथ्वी पर दिन और रात जो होती है वह दैनिक गति के कारण होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। यानी पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो उसमें पृथ्वी मतलब जो 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, वो कुल मिलाकर के जो सौर मंडल का निर्माण होता है, तो इसमें सबसे बड़ा ग्रह के रूप में कौन जाना जाता है। तो इसका सबसे सही उत्तर है कि जो है यह ऑप्शन नंबर ए यानी बृहस्पति ग्रह जाना जाएगा। दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप उत्तर हमसे पहले कर पा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पृथ्वी की अगर स्थिति की हम लोग बात करें तो पृथ्वी सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी की स्थिति कौन सी है, तीसरी ग्रह है, और आकार में पृथ्वी जो है वो 5वां बड़ा ग्रह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि इससे बाद जो है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं, उसमें जो सबसे छोटा ग्रह के रूप में जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी कि बुध ग्रह जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, और यह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह भी है। सूर्य के सबसे करीब ग्रह में से जो है सबसे करीब जो ग्रह है वो बुध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग, अगर हम लोग पृथ्वी के 3 हिस्सों की बात करें, जो केंद्र से लेकर के और यहाँ पृथ्वी के भूपटल तक, तो पृथ्वी की जो कुल त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर त्रिज्या है। यह एनसीईआरटी के किताब के मुताबिक है। लगभग में अगर आपके पास ऑप्शन आए तो 6400 किलोमीटर भी लगभग में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो इसमें सबसे भीतर वाला जो हिस्सा है उसको क्रोड के नाम से जानते हैं। वह किन तत्वों से मिलकर के बना होता है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा चौथा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि सबसे जो पृथ्वी का भीतरी हिस्सा है, सेंटर का जो हिस्सा है केंद्र का, वह लोहा और निकेल से बना होता है। लोहा को इंग्लिश में Fe और निकेल का Na संकेत के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए शॉर्ट नेम में जो है इसे नीफे भी कहते हैं ऑप्शंस में, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पृथ्वी का सबसे अंदर वाला हिस्सा जो है वह नीफे के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। जी, भारत का जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहे थे, उस दौरान जो है वह डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से जो संस्था की स्थापना किए थे, उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है, बाल गंगाधर तिलक महोदय के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1857 के गदर के समय यानी 1857 की जो क्रांति हुई, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो 1857 के क्रांति के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उससे पहले तक तो लॉर्ड डलहौजी थे, लेकिन उन्होंने हड़प नीति अपनाई थी। यानी जब किसी राजे रजवाड़े के परिवार में अगर कोई संतान न हो, वो निसंतान हो, तो उनकी ज़मीन को अनाधिकृत रूप से वो कब्जा कर लेते थे। उसके पश्चात जब ये भी 1857 की क्रांति में मुख्य रूप से ये भी एक अहम भूमिका निभाया था, उसके कारण में आएगा। और ये उस वक्त लेकिन जो गवर्नर जनरल थे जिस वक्त 1857 की क्रांति हुई, उस वक्त थे लॉर्ड कैनिंग महोदय। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सबसे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है कि विंध्याचल और सतपुरा जो पहाड़ियाँ हैं वह ये दो पहाड़ियों के बीच से होकर के कौन सी नदी प्रवाहित होती है। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ी के बीच जो नदी बहती है उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ी के बीच से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत की
जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना यह कौन सी नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा उसकी नींव डाली गई थी, यह बनाई गई थी दामोदर नदी पर, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी पहला जो एटॉमिक प्लांट है यह कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है एटॉमिक प्लांट, 9वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कि तारापुर परमाणु संयंत्र जो है यह भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक ने जो जनता से बात करने के लिए डायरेक्ट शिलालेख लिखवाए थे, यानी पत्थरों पर अपने जो ये थे उन्होंने जो लिखवाए थे, उस कौन सी लिपि में यह लिखी गई है? तो अशोक के जो शिलालेख की लिपियां हैं वह लिपि है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राह्मी लिपि में जो है अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू जो त्यौहार है यह किसका सबसे लोकप्रिय उत्सव है? तो ये जितने भारत के 28 राज्यों के जो लोक नृत्य हैं और ये हैं उसका हमने एक अलग वीडियो बना रखा है, इसको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, जिसको ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बिहू जो लोकप्रिय उत्सव है यह असम राज्य का है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वह सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? यानी महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की जो उपाधि है राष्ट्रपिता का करके जो संबोधित किए हैं वह कौन किए हैं? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि सुभाष चंद्र बोस, जिनका नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने जो है सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया है। सुभाष चंद्र बोस के दो जो कथन है वो बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। पहला उन्होंने जो है सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, दूसरा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो है इन्हीं का दो नारा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है टेबल कॉन्फ्रेंस या प्रथम ये आज़ादी के लड़ाई के दौरान 1931 में जो है 1930-31 के करीब ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ है जो कि लंदन में हुआ है। और ये तीन गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है वो लंदन में ही हुए हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है करेक्ट आंसर जाना जाएगा 13वां नंबर प्रश्न का। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में याद रखिएगा कांग्रेस हिस्सा नहीं लिया था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जो है वो उससे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, तो फिर महात्मा गांधी जो है कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे और फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें भी कांग्रेस हिस्सा नहीं ली थी क्योंकि उस वक्त की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस थी। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन पहुंचे थे, हम लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि देश का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से जो हमारे ये जाने जाते हैं स्वतंत्रता सेनानी, उनमें उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में ये जो है कार्य किए हैं। इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त 563 छोटी छोटी रियासतें थी, उन सबको एकीकृत करके एकीकृत भारत बनाने का प्रयास जो किया और उनसे सपने को साकार किया वो इनका योगदान था, इसलिए इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी चूँकि अर्धनंगा फकीर इसलिए कहा जाता था, एक धोती पहनते थे और उसी को जो है बदन ढके रहते थे, और इसलिए जो है ये विंस्टन चर्चिल ने जो है इन्हें अर्धनंगा फकीर कहा था। हालांकि इन्होंने जो है एक उसका जवाब बहुत शानदार तरीके से दिए थे। जब इन्हें कहा कि अर्धनंगा फकीर कहा यानी आपके आधे कपड़े कहाँ चले गए, तो गांधी जी कहे कि हमारे सारे देश के कपड़े तो आप चुरा करके ले आए हैं अंग्रेजों को। तो ये साहस थी जिस कारण जो है गांधी युग के रूप में हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल महोदय कहे थे। ऑप्शन नंबर सी जो है 15वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है?
तो पंजाब केसरी के नाम से रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या फिर लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा कि लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे, इसलिए आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है यह असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो बाढ़ को रोकने से संबंधित है, या डेयरी के विकास से है, या दूध की आयात से है। तो इस 18वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी कि डेयरी के विकास से संबंधित जो है ऑपरेशन फ्लड को इस्तेमाल किया गया था। श्वेत क्रांति जो है वो दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि धान की खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम मिट्टी मानी जाती है। तो धान की खेती करने के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है इसमें से लाल, काली या दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी जो है वो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी के रूप में उपयुक्त मिट्टी जो है धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राणा प्रताप सागर बांध जो है यह कहाँ से है, यह किससे संबंधित है, यानी राणा प्रताप सागर बांध का जो संबंध है वह किस ऊर्जा उत्पादन के लिए है। तो इसका जो सही उत्तर है, हम सभी जानते हैं कि बांध बना करके जो है नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया जाता है, जिसका अर्थ है जल विद्युत परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर के रूप में इस प्रश्न के लिए जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वह किस तिथि को होती है। ये उपसौर और अपसौर की जो स्थिति बनती है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम सबसे सर्वाधिक दूरी जो होती है वह है ऑप्शन नंबर सी 4 जुलाई को जो है वह पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिकतम दूरी होती है। ये जो इस प्रकार के प्रश्न हम लेकर के आए हैं ये सभी आपको SCRT के जो किताब हैं, यानी क्लास जो 6 से 8 के किताब हैं बिहार सरकार के, उससे हमने प्रश्न को तैयार किए हैं ताकि किसी भी प्रकार के प्रश्न आपसे छूटने नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो ये जो 4 वेद हैं हमारे, जिसमें सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल में उसे बांटा गया है, 1028 सूक्त हैं उसमें। तो इस उसी वेद से जो है गायत्री मंत्र को लिया गया है, अर्थात 22वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में जो है वह इस प्रकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था, यानी अशोक के सभी शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो सबसे पहली बार उसे पढ़ने का श्रेय किसे जाता है उस लिपि को। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 23वां नंबर प्रश्न का कि जेम्स प्रिंसेप जो है यह सबसे पहली बार उसे पढ़े थे, और अशोक के इस लेख को जो शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे इन्हीं को पढ़ने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। इस 24वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है इसका सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनके जन्मदिन के अवसर पर जो है प्रत्येक वर्ष अपने देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी किया गया है। यह करंट का प्रश्न भी बनता है, ये भी याद रखेंगे हम लोग। तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को, जिस दिन जो है मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनका जन्मदिन है, उसी तिथि को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है,
ये 12 जनवरी को हर वर्ष अपने देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इस 26वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हम लोग इसको पीछे इस प्रश्न पर चर्चा किए हैं कि हमारे जो मेजर ध्यानचंद जी है, जिन्हें हॉकी का जादूगर के रूप में भी जाना जाता है, उन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को हर वर्ष जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात 27वां का ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ग्रीन चैनल क्या है। ग्रीन चैनल जो है वह एक डाक सेवा है, या आकाशवाणी चैनल है, या फिर दूरदर्शन चैनल है, या टेलीफोन सेवा है। तो इस 28वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के ग्रीन चैनल जो है वह एक डाक सेवा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है मोहनजोदड़ो, यह कहाँ स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता के स्थल है, यानी आज से सिंधु घाटी सभ्यता का जब विस्तार हुआ था, तो जिसे हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, तो ये जो स्थल है जिस मोहनजोदड़ो के नाम से जिसे जानते हैं, यह भारत में स्थित नहीं है। यह आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अर्थात इस 29वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि मोहनजोदड़ो की स्थिति कहाँ है। तो यह सिंध प्रांत में स्थित है, जो कि आधुनिक में पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि का सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किए। तो महात्मा गांधी सबसे दक्षिण अफ्रीका में जो है केस लड़ रहे थे, वकालत कर रहे थे। वहाँ से 1915 में जब यह भारत आते हैं, तो यहाँ जो है इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया। तो पहला सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, गांधी जी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह शुरू किया गया, यह इन्होंने जो है चंपारण में जो नील की खेती के लिए जो किसानों को मजबूर किया गया था, उसके विरुद्ध जो है 1917 में महात्मा गांधी जी चंपारण से, बिहार के चंपारण से ये सत्याग्रह शुरू किए थे। और गांधी जी को चंपारण आने के लिए जो इनवाइट किए थे वह राजकुमार शुक्ल महोदय किए थे। गांधी जी चंपारण आए और यहाँ से पहला सत्याग्रह किए। उसके बाद जो है खेरा के किसानों के लिए किए, फिर अहमदाबाद के मिल मालिक के विरुद्ध जो है सत्याग्रह किए। क्वेश्चन नंबर 31 है कि OMR का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है। OMR जिस पर जो है हम लोग एग्ज़ाम्स देते हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो सभी OMR पर ही उसके आंसर दिए जाते हैं। तो इसका पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 31वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। अभी हम लोग पीछे नारा जब पढ़े थे तो उसमें हमने देखा कि नारा जो है ये दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा जो है यह सुभाष चंद्र बोस दिए थे। और जय हिंद का नारा जो है 32वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33वां नंबर प्रश्न है कि देशबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो देशबंधु के नाम से जिस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है उनका नाम है CR दास, यानी चित्तरंजन दास के नाम से हम लोग जानते हैं। 33वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में यहाँ जाना जाएगा कि चित्तरंजन दास को जो है वो देशबंधु के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम लोग इस सेट में 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी प्रश्नों का लाभ उठा सके। आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करते हुए दोस्तों के भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो दिल्ली में हुआ, इसलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो यह समझौता जो है किस आंदोलन को रोकने के लिए हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उस वक्त देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो नमक सत्याग्रह यानी दांडी यात्रा से शुरू हुई थी। गांधी जी नमक बना करके जो है नमक कानून तोड़ करके और पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि चौरी चौरा जो है नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। तो चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है यह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
चौरी चौरा जिला गोरखपुर में स्थित है और यह जो है 1922 में घटना घटी थी, जिसके कारण जो है महात्मा गांधी देश में जो असहयोग आंदोलन चल रहे थे उसको वापस ले लिए थे चौरी चौरा घटना के पश्चात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जिस प्रकार हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, उर्दू फारसी में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा जो है वो रोमन में लिखी जाती है, उसी प्रकार जो है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो इस 36वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि पंजाबी भाषा के लिखने का जो लिपि है वह है गुरुमुखी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस लिपि को सभी विषयों का सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। तो इसमें जो लिपि है खरोष्टी, ब्राह्मी, मोडी और नागरी, तो इसमें कौन सी लिपि जो है वो सभी लिपियों का जन्मदाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि ब्राह्मी लिपि जो है वो सभी लिपियों का जन्मदाता है, यानी जितनी भी भाषाएं निकली है वह इसी से होकर के निकली है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत का प्राचीन भाषा क्या है। भारत की जो भाषाएं हैं संस्कृत भी है, हिंदी भाषा, पाली, प्राकृत, ये सारी भाषाएं जो है भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में से है। लेकिन प्राचीन भाषा की बात किया जाए तो संस्कृत जो है वो प्राचीन भाषा के रूप में जाना जाता है। 38 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। जी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत हुई है यह 1988 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। तो भारत के जो है किस शहर में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। अंग्रेजों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यह शहर जो है आगरा है, यानी कलकत्ता में स्थित है। आगरा, दिल्ली, मुंबई नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार 40 प्रश्नों को हम लोग जो है एक एक करके कवर किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।